बिल्कुल। अब चलिए, हमारे साथ एक मेहमान जुड़ चुके हैं इस वक्त, उत्पल वल्लभ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता आरजेडी के। उत्पल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। लेकिन अब इसको किस नजरिए से देखा जाए? ये कूड़ेदान में क्यों डाल देंगे आप उसको? आपकी सरकार आ जाएगी। अब ये सेंट्रल अगर लॉ वहां पर है, उस पर चर्चा की गई, बराबर का मौका दिया गया, वहां पर कितने पैनल्स बने, सभी ने मीटिंग्स वहां पर करी। अब इसको फिर तुष्टीकरण की राजनीति ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए? फिर आप विपक्ष पर, यानी जो सत्ता दल है, वहां पर आरोप लगाएंगे कि फिर आप हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। फिर ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं तो क्या है? उत्पल जी। देखिए, सबसे पहली बात कि सरकार जो है ना, संख्या के अहंकार में बहुत ऐसे बिल लाई है, वो बिल जो है जो बिना चर्चा के लाती है, सदन में भी चुप करा देती है, और उसके बाद चूंकि सरकार के पास संख्या है, इस बिल को पास कराती है। ऐसे एक बिल नहीं है, ये वक्फ बिल का सिर्फ मामला नहीं है। आप पिछले जितने भी बिल हैं, उस बिल को मैं ऐसा दो तीन पॉइंट पे रखूंगा, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा इन बातों को। आप देखिए कि कृषि कानून के मामले में भी किस तरह से जबरदस्ती किया गया, अंततः सरकार को वापस आनी पड़ी। देश के किसानों को वो नहीं समझा पाए। ये विपक्ष को तो जबरदस्ती करके ये कर लेते हैं, लेकिन देश के किसानों को ये नहीं समझा पाए। उसके बाद आ रहे हैं आप? हेलो, हाँ बिल्कुल, बोलिए। हाँ, उसके बाद देखिए कि और भी जो कानून लाया, नोटबंदी, जो पर्पस आपने बताया कि इतने नोट जो काले हैं, जो उजले हैं, जो सफेद हैं, कोई रंग का नोट नहीं था। नोट जो सरकार के जिस रंग के थे, उसी रंग के वापस सब नोट आ गए। और बोले आतंकवाद इससे खत्म हो जाएगा, ढेला फेंकने वाले कश्मीर में बंद हो जाएंगे, पुलवामा और जो पहलगांव नहीं होगा, सब होता रहा। तो सरकार जो पर्पस बताती है जितने भी कानून को जबरदस्ती लाने में। अरे उत्पल जी, आप ये बताइए ना कि क्या इससे नुकसान हो रहा है? हाँ, मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए तो सही। तो वो उस तरह का कोई पर्पस सिद्ध नहीं होता है। उसी तरह से वक्फ कानून आप लाए, तो इसमें वक्फ कानून में पहले भी ऑलरेडी जिस तरह से आप यहाँ पे भ्रम फैलाने का बात कर रहे हैं, उसमें भी तो ट्रिब्यूनल जो केस कोर्ट होता था, उसमें सरकार के द्वारा ही नियुक्त जो कोर्ट में जिस तरह से जजों की नियुक्ति होती है, उसी तरह से उसमें भी होता था। अब वक्फ के जितने भी प्रॉपर्टी होते थे, वो ऑलरेडी उस तरह के न्यायालय में जाते थे। कई मुकदमा पहले भी। तो आप कह रहे हैं कि कुछ बदला नहीं, तो जब बदला नहीं तो फिर इस बदलाव से दिक्कत क्या? नहीं, उसमें बदलाव, इसमें जो बदलाव है, बेसिकली जो बदलाव अभी तो आपने कहा ये सारी चीजें पहले थी, भ्रम फैलाया जा रहा है। तो जब कुछ बदला नहीं तो फिर उस बदलाव के खिलाफ बदलाव लाने की वकालत क्यों कर रहे हैं? हाँ, बस सुनिए तो सही। इसमें वक्फ बाय यूजर, और उसके जगह पे जो वक्फ की जो कमिटी बनेगी, उसमें सरकार के जो लोग होंगे, ये जो सरकार के जो लोग होंगे, अब वो लोग उसमें उसका जो रेगुलेटिंग कंट्रोलिंग पे मामला है, वक्फ की जमीनों पे कंट्रोल और नियंत्रण किसका रहेगा। अब एक बात ध्यान रखिए, वक्फ क्या है? ये वक्फ में क्या है? सबसे बड़ी चीज है कि पूरे भारत में अगर किसी व्यक्ति और ये सबको भी मिला दे, तो सबसे ज्यादा अचल संपत्ति रेलवे, उसके बाद डिफेंस, और उसके बाद यदि किसी अचल संपत्ति की अगर कोई मालिक है जिसके पास मालिकाना हक है, वो है वक्फ के पास है। तो ये संपत्ति पे भी सरकार की नजर है। जिस तरह से रेलवे को ये रेलवे का पहले अलग बजट। अरे आप ताजमहल को भी अपनी संपत्ति कह देते हैं। आप कहते हैं कि जो नया वाला संसद बना है वो भी वक्फ की संपत्ति है। आप कहीं भी कुछ भी कर देंगे, ये मुल्क कानून से चलेगा ना। ये मुल्क ये नहीं होगा ना कि मैं सुबह टहलने निकलूं, ये वाली जमीन वक्त की है, ये मैं कर दूंगा। आशीष जी, सरकार के तरह आप भी भ्रम नहीं फैलाइए। अरे भ्रम नहीं फैला रहा हूं, मैंने पूरा एक्ट पढ़ा हुआ है, मैं भ्रम नहीं फैलाता। 1995 का संशोधन और 2013 का संशोधन दोनों आप पढ़ लीजिए, जिसमें वक्फ बोर्ड को अनलिमिटेड पावर दी गई है। 1995 के पहले कोई विरोध नहीं था। आपने 1995 में अनलिमिटेड पावर दी, 2013 में दी, जिसका विरोध हो रहा है। आशीष जी, ये जो भ्रम फैला रहे हैं अपने दिमाग में, जो आपने अरे मेरे कोई दिमाग में पीड़ा नहीं है, पढ़ लीजिए उत्पल जी। एक बात, भ्रम फैलाने का काम कौन? अरे हम तो पढ़ कर आए हैं। ठीक है, 2 लाइन कहूंगा, सुनिएगा ना। अरे बोल लीजिए, फिर जाना है बाकी के पास, बोल लीजिए। तो सुन लीजिए। हाँ,
सुन लीजिए, बफ ट्रिब्यूनल जो कोर्ट था उसमें कई केस ऐसे हैं जो बफ बनाम कोर्ट चला है, पहले से चल रहे थे। अरे अपवाद, उत्पल जी आप जो उदाहरण दे रहे हैं अपवाद का दे रहे हैं, इंडिविजुअल एग्जांपल्स है, हर केस नहीं जाता था। अरे मैं आपको एक केस का जिक्र कर देता हूं, एक मिनट शिवम सुनिए। अरे सुन लीजिए 1996 की बात बता रहा हूं। अरे सुन लीजिए उत्पल जी, इस तरह की पैरवी नहीं की। अरे सुन लीजिए 1996 में वक्फ बोर्ड ने ताजमहल पर क्लेम कर दिया, बाद में कहा गया कि ताजमहल जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। 2010 में मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को यहां तक कहना पड़ा कि यह किस तरह का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था। आशीष जी, मेरे जो दावे हैं उसको आपने साबित कर दिया। जो आप कहे कि दावा कर दिया तो कोर्ट ने उसको खारिज किया। इसका मतलब कि उसके ऊपर भी कोई कंट्रोलिंग और नियंत्रण रखने वाली, मतलब मैं ये बता रहा हूं, ये हर कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पाएगा, और हर जमीन ताजमहल या हर इमारत ताजमहल नहीं होती। उत्पल जी, टीवी डिबेट पे बैठ के भ्रम फैलाने की कोशिश मत कीजिए, आंकड़ों के साथ में बात करना जरूरी है, जो मेरे दोनों साथी पेश कर रहे हैं। खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ में है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। खेमचंद जी, बार बार विपक्ष का कहना है भ्रम फैलाने की कोशिश बीजेपी करती रही है, जवाबदेही या पारदर्शिता तय होनी चाहिए। आप पे भी आरोप लगा रहा हूं जी। जय हिंद, जय श्री राम। देखिए, ये लोग सरिया कानून बिहार में लाना चाहते हैं, पूरे भारत में लाना चाहते हैं। जिस गांधी मैदान में अभी आपातकाल का विरोध करने के लिए हजारों लोग जुड़े और उसका विरोध किया, उसी गांधी मैदान में ये कहते हैं कि जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया हम उसको फेंक देंगे, कचरे के डब्बे में फेंक देंगे। ये कौन होते हैं? अब पॉलिटिकल पार्टी है या कोई उग्रवादी संगठन है? अब पॉलिटिकल पार्टी है या माओवादी है? अगर माओवादी है तो डिक्लेयर कर दो कि आप माओवादी हैं। आप देश की संसद को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, देश के कानून को नहीं मानते, आप फाड़ के फेंक दोगे। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी हैं तो आपने ऐसा कैसे बोल दिया कि आप संसद के कानून को नहीं मानोगे, आप देश के कानून को नहीं मानोगे? आप अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत इतने ज्यादा गिरोगे कि अब आप संसद को ही नकार दोगे, संविधान को नकार दोगे, संविधान के कानून को नकार दोगे और ऐसे उलझुल बयान देंगे। ये साफ साफ दिखाता है ये देश में सरिया कानून लाना चाहते हैं। ये कुछ मुसलमानों को पूरा हक देना चाहते हैं कि वो पूरी भूमि को ऑर्गेनाइज तरीके से वो शोषण करें, उसका दुरुपयोग करें। और दुरुपयोग के बहुत सारे उदाहरण हमें मिले। कुछ लोगों के परिवार ने जो करोड़ों की संपत्ति कुछ हजार में रेंट पे दी हुई है ताकि वो दिखाने को कह सकें कि हम पैसे दे रहे हैं। लेकिन खेमचंद जी, विपक्ष तो ये आरोप लगाता है बार बार कि जो मौलिक अधिकार हैं मुस्लिमों के, उससे ये दूर करने की कोशिश है। ये सरकार की साजिश है, इसी तरह से ही तमाम कानूनों के जो बाकी चीजों को आगे बढ़ाया गया है। 1 करोड़ के आसपास इसमें सजेशंस आए, उन पे डिस्कशन हुआ, डेप्थ में डिस्कशन हुआ, पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ। मौलिक अधिकार किसी के भी नहीं छीने जा रहे। मौलिक अधिकार जिनके छीने गए इस कानून की वजह से, उनको प्रोटेक्शन देने का काम ये कानून कर रहा है। और मौलिक अधिकार गरीब मुसलमानों के भी छीने गए, विधवा मुसलमान बहनों के भी छीने गए, नॉन मुसलमानों के छीने गए, क्रिश्चियंस के छीने गए लाखों की संख्या में, हिंदुओं के करोड़ों की संख्या में छीने गए। इवन केरल जैसे स्टेट से तो क्रिश्चियंस के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी इसका समर्थन किया क्योंकि वहां पे वो भी पीड़ित हैं। पूरे देश में सभी समाज के लोग पीड़ित हैं। कुछ लोग उसकी मलाई खा रहे थे और कुछ पॉलिटिकल पार्टी उसका फायदा उठा रही हैं। अब तिलमिला इसलिए रहे क्योंकि इनकी जो चहते हैं अब उनके हाथ से कंट्रोल निकल जाएगा। जो फ्री की मलाई खा रहे थे वो मलाई निकल जाएगी। अरे आप होते कौन हो कि कानून को नकार दें? जो कानून मेजोरिटी के बाद आप डिसीजन ले सकते हैं या पार्लियामेंट में आप दोबारा संशोधन ला सकते हैं, लेकिन आप फाड़ के फेंक दोगे, कचरे के डब्बे में डाल दोगे। ये कैसी मानसिकता है? और इस कानून पे आप चाहें तो पॉइंट बाय पॉइंट हम डिस्कस करने को तैयार हैं। जब इफेक्टेड लोग नॉन मुस्लिम हैं तो नॉन मुस्लिम उस ट्रिब्यूनल में क्यों नहीं होंगे? आप कह रहे हो कि क्यों है? नहीं, इसमें लोग बिल्कुल या तो फिर बोलिए कि नॉन मुस्लिम इफेक्टेड ही नहीं होंगे। और फिर कहते हैं कि आप कोर्ट, पता है कोर्ट हाई कोर्ट थी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। यूपी की हाई कोर्ट कहाँ है? इलाहाबाद में। यूपी कितना बड़ा है? बिहार की हाई कोर्ट कहाँ पे है? पटना में।
और बिहार कितना बड़ा है, मतलब हाई कोर्ट क्या एक गरीब आदमी रीच आउट करेगा? पूरे पूरे गांव पे आप लोगों ने उसमें क्लेम भी कर दिया। हर जो केस था वो मंदिर पे बिल्कुल खेमचंद जी, हर केस नहीं जा पाता था, क्लेम कर दिया। हर केस नहीं जा सकता। वक्फ ट्राइब्यूनल का जो पूरा जो कानून था वक्फ का, उसमें यह था कि पहले आप वक्फ ट्राइब्यूनल के पास जाएंगे, वहां पर आप साबित करेंगे, उसके बाद अगर कोई पीआईएल दाखिल करता है या कुछ ऐसा होता है, कोर्ट अगर सुओ मोटो कॉग्निजेंस वहां पर लेती, तब वो मामला जाता है। यश भारती जी भी हमारे साथ हैं। वो भी इम्पॉसिबल है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना लगभग इम्पॉसिबल है आम व्यक्ति के लिए। उत्पल जी आएंगे आप पर, आपने जो दलील दी, फिर आप 2013 की बात करेंगे नहीं, सेक्शन 40 ड्रैकोनियन लॉ जो भी आप अमेंडमेंट्स किए गए, फिर उसके बदलाव तब आया, ऐसे बदलाव नहीं आया। लेकिन यश भारती जी भी हमारे साथ कानून बनाना था तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बना के जाते, क्यों नहीं बनाया? ठीक है, क्यों आपने इसको 95 2013 में इस तरीके का आपने ये कानून बनाया जो सबके लिए भस्मासुर बन गया? ठीक है, चलिए यश भारती जी, अब आपका मौका है। अब आप हमें बताइए कि फिर अब जो सारा मामला कोर्ट में चला गया, अब कोर्ट का सभी सम्मान करते हैं, उनकी तरफ से जो डायरेक्टिव आएगा, अब थोड़ा समय है, उसमें भी और वक्त लग सकता है, लेकिन अब वापस उसी मुद्दे को उठाना, अब इसको तुष्टीकरण की राजनीति ना कहा जाए तो फिर इसको क्या कहा जाए? हक की लड़ाई कहा जाए या क्या कहा जाए? ये सभी को साथ में लेकर चल के डिस्कशन जो तमाम हुए थे, है मुद्दा पुराना होता जा रहा है। पहले हमने बहुत डिबेट्स करी, लेकिन फिर उसी मुद्दे को उठाया कि हम आएंगे सत्ता में तो इस कानून को कूड़ेदान में डाल देंगे। ये फिर संविधान से देश चलेगा तो फिर इज्जत किस बात की जा रही है? कहां इज्जत रही है? देखिए, मैंने बहुत गूगल करने की कोशिश करी और अपने जहन में उतारने की कोशिश करी कि जितनी मैं हिंदी भाषा का ज्ञानी हूं, जितनी हिंदी भाषा को मैं जानता हूं, मुझे नमाजवाद शब्द का अर्थ कहीं समझ में नहीं आया, जिसको आपने समाजवाद से जोड़ करके यहाँ प्रचारित करने की कोशिश करी है। एक बात। हमने दूसरी बात, जो बातें चल रही हैं, जो भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित करके पूरे तरीके से कार्यक्रम कर रही है कि मुसलमानों के हितों के लिए है, मुसलमानों के अधिकारों के लिए है, आम जनता गैर मुसलमानों के अधिकारों के लिए भी सुरक्षित रहेगा, ये पूरे देश के लिए अच्छा रहेगा। मुझे 2005 का बिहार से आने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व राज्य मंत्री शहनवाज हुसैन का संसद में दिए हुए एक बयान याद आ रहा है। अरे सरकार ने जितनी हमारी मुसलमानों की वक्फ की जमीन पे कब्जा करके रखा है, आप उससे मुक्ति दिलवा दीजिए, हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। ये उन्होंने यूपीए सरकार के रहते हुए अपनी एनडीए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखा था, विपक्षी पार्टी के रूप में। ठीक है, आज वो शहनवाज हुसैन कहां हैं, जो कह रहे थे कि हमें मुसलमानों के हक अधिकार मिल जाएंगे, केवल सरकार ने जितने वक्फ की जमीन पे कब्जा करके रखे उससे मुक्ति दिलवा दीजिए। तो आप कह रहे हैं कि यूपीए सरकार में वक्फ की जमीनों पर कब्जा हुआ था, ये मैं समझूं ना समझूं? यस जी। नहीं, आप बिल्कुल मत समझिए इसको। क्यों ना समझे? अब आपने मैं तो आपसे ये कह रहा हूं, शहनवाज हुसैन से पूछिए वो क्या कहना चाह रहे हैं। अब वो आप इतने पुरानी बात को उठाएंगे, वो किस आधार पर बोला गया, लेकिन एक मुद्दा, अगर वो उन्होंने सही कहा कि नहीं कहा, ये मुद्दा है। ये तो आप और भारतीय जनता पार्टी। अरे यश भारती जी, बोल आप रहे हैं, एग्जाम्पल आप लेकर आए हैं, उस एग्जाम्पल का मतलब ही यही है कि यूपीए सरकार ने मुसलमानों के वक्फ की जमीन पर कब्जा किया। ये बात तो आप ही कह रहे हैं ना, ये हमने थोड़ी ना बोली, एग्जाम्पल आप लेकर आ रहे हैं। आपने सेल्फ गोल किया, आप इस तरीके से जो प्रस्तुत कर रहे हैं, आप किसके पक्ष में हैं? आप हुसैन के पक्ष में हैं, शहनवाज हुसैन के? मैं यहाँ फुटबॉल और हॉकी नहीं खेल रहा हूँ कि मैं यहाँ गोल खेलूं। नहीं, आप कर रहे हैं, इसको कहा जाता है सेल्फ गोल। देखिए कुछ, मुझे मेरी बात कहने दीजिए। मुझे पूरी बात कहने दीजिए। अच्छा है आपने चर्चा रखी है, चर्चा को पूरा होने दीजिए। इसको भारतीय जनता पार्टी का सदन का महफिल ना बनाए कि जहां बोलने की। अरे क्या बात कर रहे हैं? शहनवाज हुसैन के पक्ष में आप बोलते हैं, 2005 की बात आप करते हैं, यूपीए के सरकार में कब्जा। कहां बोल रहा हूं? ना तो मैं विरोध में हूं, ना मैं पक्ष में हूं। चलिए, मैं तो पूछ रहा हूं, चलिए ठीक है, आप कंप्लीट पूछिए भाई कि वो क्यों संसद। चलिए, जब आएंगे पूछ लेंगे आप अपने पक्ष में।